दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई चाल चली जा चुकी है। अखिलेश यादव अब सिर्फ युवजन की बात नहीं कर रहे बल्कि स्ट्रक्चर्ड सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर बनते जा रहे हैं। राम प्रसाद के बाद अब रामलाल सुमन यानी दलित वर्ग में नई पैठ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अब सपा की धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी बनते जा रहे हैं। बीजेपी के पास दलितों का कोई मजबूत चेहरा नहीं है, बस चंद्रशेखर और मायावती को आगे कर रहे हैं। लेकिन सूत्र कहते हैं ये चेहरे सिर्फ शोर मचाने के लिए है। असली खतरा अखिलेश है। ललितपुर में जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अब सपा का बेस बनता जा रहा है और उसमें अखिलेश यादव ने सीधा दांव खेला है। अब सपा की किसी पार्टी से गठबंधन नहीं मांग रही, वो अपने भीतर से नेता गढ़ रही है। ये कोई आम राजनीति नहीं है बल्कि सत्ता को सर्जिकल तरीके से चुनौती देने की रणनीति है। क्या बीजेपी इस पर चुप्पी साधे है या इसे अनदेखा कर रही है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद है पवन किशोर जी, पवन केसर जी। पवन जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या रामलाल सुमन का उभार अखिलेश यादव की दलित रणनीति का मास्टर स्ट्रोक है या फिर कुछ और? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? देखिए, जिस तरह से दलितों को आगे कर जो दलित नेता है उनको आगे हम्म। कर कर जिस तरह से ये बयानबाजी की जा रही है, ये एक हम्म। चिंताजनक है। इस पे जो हमारी मायावती जी हैं, उन्होंने भी इस पे बयान दिया था कि ये एक ऐसी एक पॉलिटिक्स में ये घुस रहे हैं आज के टाइम पर, जिसमें हम्म। विभाजनकारी नीति जो है कि आपस में हम्म। जातियों के नाम पर डिवाइड कर कर ये सिर्फ सत्ता का सुख लेना चाहते हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, भाजपा का एंगल से देखा जाए, तो जो हम्म। योगी जी ने पिछले दिनों जो बांग्लादेश के हालात पे जो कहा था कि बटोगे तो हम्म। कटोगे, ये नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित ही नहीं रहा, ये आज पूरे हिंदुस्तान का नारा बन गया है। और जिस तरह की घटनाएं इसके बाद आ रहा है, तो आज सबसे ज्यादा अगर इस नारे को किसी ने प्रभावित किया है वो दलितों को, जो SC ST हम्म। OBC है, उन्होंने किया है। क्योंकि आज मुर्शिदाबाद की जो घटना घट रही है, तो वो एक चीज तो उनको ये समझ आ चुकी है कि आज जो दलितों के नाम पर वोट मांगने वाले या जो हमें जाति के नाम पर बांटने वाले, आज एक भी टिप्पणी उनके लिए नहीं की जा रही वहां पे। आज वो पूरा इंडी अलायंस समाजवादी पार्टी, आज उन्होंने पीछे उससे ना अपना एक तरह से मतलब अपना पीछा छुड़वा रहे हैं। वहां के इंसिडेंट पर टिप्पणी करने से भी बच रहे हैं। वहां ममता बनर्जी हैं, तो एक अलग ही एंगल दिया जा रहा है वहां पे। तो ये आज पूरा दलित समाज क्या पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि ये सिर्फ अपनी एक दोगली राजनीति करने में उस पे लगे हैं, और सिर्फ अपने हित के लिए, सिर्फ अपना हित, पार्टी का हित, उसी को देखते हुए, उसी को भांपते हुए ये अपने मतलब उस पे चल रहे हैं। इनको ना दलितों से कुछ लेना देना है, ना कुछ है। दूसरी तरफ अगर भाजपा की देखें, वो सिर्फ ये बयानबाजी तक सीमित नहीं है। अगर योजनाओं की अगर बात की जाए, तो हर एक योजना में, हर एक जो भी नीति बनती है, तो ये प्रायोरिटी बेस्ड जो है, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो उसमें जो निम्न वर्ग भी है, हमारे समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन तक वो योजनाएं पहुंच रही हैं। चाहे वो आवास योजना है, चाहे वो हर घर नल है, हर घर जल का है, ये सब चीजें जो है लोगों तक पहुंच रही है। उनको जब डिलीवर हो रही है, तो ये इनकी राजनीति विफल हो रही है। आप कह रहे हैं एक स्पेशल कोई सोशल इंजीनियरिंग, तो ये PDA बना था, इसको तो हशर आपने 2014 के लोकसभा में देख लिया, उससे पहले के 2022 में भी था इनका। तो ये कहीं ना कहीं जो है, ये फेल हो चुके हैं। वहाँ दिखाने के लिए, चाहे वो चंद्रशेखर जो रावण है, अगर उसका देखा जाए, तो वो सोशल मीडिया पे तो है, मगर जब ग्राउंड की बात आती है, वो कितना मतलब इफेक्टिव है, वो आप इसके आंकड़ों से दिखा सकते हैं कि अभी तक उनकी पार्टी ने कितना वोट प्रतिशत लिया है, कितना उनकी जीत मिली है उनको। तो ये साफ साफ है। और दूसरा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो मैक्सिमम जो RLD अगर देखा जाए, वो NDA के साथ है। अपना दल NDA के साथ है आज के टाइम पर। निषाद पार्टी अपना वो NDA के साथ है। तो मुझे लगता है कि जितना फोकस जो दलितों के ऊपर इनका था, वो इनके हाथ से निकल चुका है।
आज ये एक तरह की फ्रस्ट्रेशन भी है इनको, जो इस तरह के बयान देखकर एक बलि का बकरा उनको बना रहे हैं, और दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाने का जो षड्यंत्र अखिलेश यादव रच रहे हैं ना आज के टाइम पर, वो मुझे लगता है विफल हो चुका है उससे। आज जो दोनों समाज है वो आपस में एक धैर्यपूर्ण तरीके से अपना हित देख रहे हैं दोनों समाज का, और एक अच्छा संदेश दिया उन्होंने। जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, चलिए आपने बोल दिया कि अखिलेश जी के पास अभी मजबूती नहीं है, आंकड़ों से पता लगाया जा सके, लेकिन क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा दलित चेहरा है जिसे वो आगे कर सकते हैं इस समय? देखिए, भाजपा के पास अनगिनत दलित चेहरे भी हैं और नेता भी हैं, मगर भाजपा जब जिस तरह से चल रही है, उनको वो जिस तरह, अगर मोदी जी हैं, योगी जी हैं अगर, तो उनको दलितों, वो तो हैं, अब केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके साथ पाठक जी हैं, ब्रजेश पाठक जी हैं वहां पे, तो एक कॉम्बिनेशन बनकर चल रहा है वहां पे। और जो इनके अलायंस पार्टनर अगर देखा जाए, आरएलडी के भी हैं, तो इनके पास तो मतलब सैकड़ों ऑप्शन है इनके पास। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास, ये हमारी पार्टी काडर, एक काडर बेस्ड पार्टी है। ग्राउंड लेवल, बूथ लेवल से लेकर राष्ट्र लेवल तक एक से बढ़कर एक नेता है, और उत्तर प्रदेश को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तभी तो ये योजनाएं जमीन तक पहुंच पाएंगी। आज हजारों लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो दलितों हुँ, के बीच से उठकर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच रही हैं। आप अगर हुँ, देखेंगे आवास योजना में सबसे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, वो दलित समाज, जो आदिवासी या ओबीसी, एसटी, ये इनको मिला है। आज उसी का परिणाम है कि आज सेंटर में एनडीए सरकार है वहां पे। और जो जो इन्होंने पीछे भ्रम फैलाने की कोशिश की, वो एक बार हो गया। हुँ, आप 27 का चुनाव आने वाला है, भाजपा कॉन्फिडेंट है आज के टाइम पर, और 2025 में इसकी भरपाई आपको दिखती हुई, आई बाई पोल जो हुई दोनों दोनों सीटों पे, वो आपने देख लिया। उसका ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए जो भ्रम इन्होंने फैलाया था कि संविधान कुछ बयानबाजी ऐसी हो गई थी, भाजपा की भी तरफ से ये कमी रही कि जो नरेटिव उन्होंने चलाया उसको प्रॉपर काउंटर नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ। हुँ, मगर एट द एंड जो है, सरकार एनडीए की ही है अभी, वो कार्य कर रही है, और जो निरंतर जो पहली गति थी उनकी, आज शायद उससे दुगनी गति के साथ वो काम कर रही है, और उसका परिणाम दिख रहा है हर चुनाव में। आप चाहे हरियाणा देख लीजिए कि एक वन साइडेड कहने वाली अगर इलेक्शन कहें तो उसमें कोई मतलब गलत नहीं होगा। पार्टी भी मान चुकी थी कि कांग्रेस वहां सरकार बना रही, तो उसके मुंह से अगर वो जीत लाई है, तो उसका सबसे हुँ, ज्यादा अगर मैं कहूँ तो यही योजना है, जो केंद्र की योजना वहां इम्प्लीमेंट हो रही है, जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, तो आज हर वर्ग जो है भाजपा के ऊपर पूरा विश्वास जता रहा है, और अच्छे से उनको बहुमत के साथ जिता भी रहा है। महाराष्ट्र देखिए, वन साइडेड जीत यहाँ, तो हर जगह, दिल्ली में अभी जीत हुई है लेटेस्ट जो अगर देखा तो दिल्ली राजधानी। तो यही से संकेत है कि आज ये पूरा जो इंडी अलायंस, मैं सिर्फ समाजवादी या पीडीए की बात करूंगा, जो इंडी अलायंस, इनमें आपस में पहले तो समन्वय है नहीं, ये बातें करेंगे एक साथ, मगर वही आम आदमी पार्टी पहले अलायंस, इंडिया अलायंस के साथ थी, आज वो इनको ही मतलब अगेंस्ट में बोल रही है कांग्रेस के, मतलब आपस में ही दुश्मनी। तो मतलब ये एक होकर भी एक नहीं है। और यहाँ पे आप जो भाजपा या एनडीए की बात करी, तो एक भी दल दाएं बाएं नहीं है। एक फैसला होता है और सभी उसके पीछे चल रहे हैं। इनकी कोशिश थी कभी उसको चंद्रबाबू नायडू को अलग से, मतलब अपने इनकी विश्लेषण चलता है कि वो तोड़ देंगे, ये बसाखियों वाली सरकार है। मगर हर फैसले में सबसे बड़ा अभी वक्त का फैसला हुआ है अमेंडमेंट के ऊपर, तो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि पूरा एनडीए अलायंस एक है, मगर इंडिया अलायंस बिखरा हुआ है। चलिए मैं अब ललितपुर की बात कर लेती हूँ। क्या ललितपुर जैसे जो क्षेत्र है जहाँ कभी भाजपा बहुत मजबूत थी, अब सपा की नई प्रयोगशाला के नाम से उसे जाना जाने लगा है। आखिर वजह क्या है इसके पीछे? कि ललितपुर के बारे में तो सभी जानते हैं। देखिए, ललितपुर को जिस तरह से ये कहते हैं ना, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला कुछ नहीं है। हुँ, देखिए, कभी हुँ, कहीं ऐसे पार्टी अगर देखा जाए तो कुछ जो है कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए, या उस तरह से जो जनता एक्सपेक्ट कर रही थी नहीं हो रहा, तो वो कुछ देर के लिए, आपने देखा होगा कहीं इनकी जो पुश्तैनी सीटें थी, वो हुँ, समाजवादी कई बार हारती है, कांग्रेस हारती है, तो इसका मतलब ये नहीं है हुँ, कि मतलब ये टेम्परेरी है।
जितनी योजनाएं, मैंने आपको कहा विकास के नाम पर, आज एक ही पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जो विकास के नाम पर वोट मांगती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनको क्या है, आपस में लड़ाना है, आपस में कास्ट सेंसस के नाम पर भ्रम फैलाना है। जब कोई हम्म। देश हित की बात आएगी उस पे ये आगे नहीं है, ये दलितों के साथ नहीं है। आपने पीछे देखा होगा, हम्म। जब अयोध्या जीते थे तो उन्होंने अवधेश जी को पूरे अपने कंधे पे बिठा कर ना पूरा उसको दिखाया कि जैसे उन्होंने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया। मगर वहीं पे हम्म। जब रेप की घटना आती है, जब उन्हीं के हम्म। सहयोगी द्वारा जब एक रेप की, दलित बच्ची की रेप की घटना आती है, तब इनका हम्म। किरदार जो है ना, वो पूरे दलित समाज ने देख लिया। चाहे वहाँ यहाँ हो या वो नवाब सिंह का जब केस आया, वहां बेटी खुद लेकर जा रही है कि साथ में कि इन्होंने मेरा रेप किया है। मगर अखिलेश यादव वहां पे क्या करते हैं, वो डीएनए मांगते हैं कि इसका डीएनए करवाया जाए, डीएनए टेस्ट करवाया जाए। तो यहीं से बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है कि ये कहने को तो दलितों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, मगर एक्चुअल में जब दलितों को, उनकी बेटियों को इनकी जरूरत होती है, तब ये डीएनए टेस्ट मांगने पे आ जाते हैं। उन पे विश्वास नहीं है। अपना कार्य करता है, वो रेप कर रहा है, उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक, किसी भी हद तक, क्योंकि हमने इनकी हद देखी है। इनके पिताजी कहते थे कि जो लड़के हैं रेप तो हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं उनसे। तो वो उस एक बयान से कितनी लड़कियां उसके बाद उन्होंने इसका भुगता होगा, ये शायद हम आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें। पॉलिटिशियन बयान दे देते हैं, मगर एक्चुअल में जब बाद में उसका जब इफेक्ट पड़ जाता है, इफेक्ट दिखता है, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो आज जो है, ये मैं दोबारा ये कहूंगा कि एज ए, जब हम रीड कर रहे हैं आज हिंदुस्तान को, आज उत्तर प्रदेश की जो एक इमेज बनी है, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की उन नीतियों की वजह से है कि सबका साथ सबका विकास को आगे बढ़े और एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। आज योगी जी के नाम से ना, जो दलित बेटियां हैं, वो भी मतलब गर्व से कहती है कि हमें अगर 11-12 बजे भी अगर घर से निकलते हैं ना अगर, तो हम वहां पे सुरक्षित हैं। मगर इनके राज में कई ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जहां बेटियों का 6 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल था। तो आज इस उत्तर प्रदेश को, जो नया उत्तर प्रदेश में कहूंगा उत्तम प्रदेश, जिस तरह से योगी जी ने यहाँ पे कार्य करके दिखाया है ना, तो आज हर वर्ग जो है कहीं ना कहीं खुश है, खुशहाली में है। और जो जीडीपी में जितना इसका योगदान जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, मुझे लग रहा है कि आप जो है टॉप 3 में उत्तर प्रदेश है। तो ये एक बड़ी एक अचीवमेंट वाली बात है कि एक गुंडा प्रदेश को मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश बनाया है। तो इसमें भाजपा की नीतियां, भाजपा के नेतृत्व जो है उसका श्रेय जाता है इसमें। जी। आप जैसे योगी जी की तारीफ आपने काफी की, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों से योगी जी की जो सीट है वो बदलने की चर्चाएं बहुत सामने आ रही हैं, और उस सीट पर केशव प्रसाद मौर्य का भी काफी जिक्र हो रहा है। इसमें थोड़ी कितनी सच्चाई है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप इसको क्लियर कर दें। देखिए, सीट बदलना ये अभी चुनाव 2027 में ही, अभी 25 में ही जी। ये रूमर्स रहते हैं। ये हम्म। कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने वाली सिचुएशन है कि इनकी स्टोरीज हम्म। अगर सुनेंगे तो जनता भी परेशान हो जाती है। कभी कहते हैं कि नड्डा जी की जो है अमित शाह के साथ नहीं बन रही, या कुछ ऐसे हम्म। ये अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, फलाना, मतलब बहुत से ऐसे रूमर ये चलवाते हैं ताकि एक हम्म। आपस में एक भ्रम की सिचुएशन पैदा हो और आपस में लोग, जनता जो है भ्रम में रहे। मगर ऐसा कुछ नहीं हम्म। है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, वो पूरी तरह से एक सिंगल मैन डिसाइड नहीं करता। वहाँ परिवारवाद नहीं है, वहाँ प्रॉपर एक बोर्ड बैठता है। जो भी इनका हम्म। इलेक्शन कंपेनिंग से रिलेटेड जिन जो कोर मेंबर ग्रुप हम्म। है, वो बैठकर वो डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ से क्या लड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी इस बारे में चर्चा जो करना ये बेमानी है, क्योंकि चुनाव आगे है अभी। अभी तो काम कर रहे हम्म। हैं, योगी जी काम में बिजी हैं। तो इस मुझे लगता है कि ये जो अभी जो र्यूमर चल रहा है, इसमें योगी जी भी अभी मतलब वो भी हंस रहे होंगे सुनकर कि देखो अभी तो चुनाव का कोई है ही नहीं। मगर ये है कि वो जहां से भी हम्म। लड़ेंगे वो जीत कर ही आएंगे, इतना काम उन्होंने किया। चलिए, मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जो 18 तारीख की मीटिंग होनी थी बेंगलुरु में, वो टाल दी गई है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पा रहे, या उसके बाद का कुछ अपडेट देखिए, है आपके पास? देखिए, पहले तो मैं कहूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पा रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादा हैं,
आप ये भी कह सकते थे कि क्या एक से बढ़कर हमारे पास इतने ऑप्शन हैं भारतीय जनता पार्टी के पास कि उनको चुनाव करने में इस वजह से दे रही है। ये कोई पार्टी का एक नहीं है कि एक पार्टी है उसके परिवार का ही कोई अध्यक्ष बने। यहाँ जमीन से उठा हुआ जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। आप वेट करिए, आपको अच्छा एक जल्दी ही मुझे लग रहा है कि नाम कुछ नाम थोड़ा आप है भी हिंट दे फाइनल। सकते हैं, ये आरएसएस का चेहरा होगा या फिर बीजेपी का? देखिए, भाजपा थोड़ा का आइडिया कोई भी चाहिए हमें बनता आपसे। है, संघ का जुड़ाव रहता ही है उसके साथ। संघ का साथ जुड़ाव रहता ही है उसके साथ। और आप कहेंगे कि आप आपका मतलब जो भी रहेगा वो संघ के साथ जुड़ाव तो रहता ही रहता है। और ये आपको एक फेमस चेहरा ही मिलेगा जो राष्ट्र हम्म जमीन से उठकर आए हैं और ऊपर तक हम्म उन्होंने कार्य किया है, संगठन की जो पूरी रूपरेखा जानते हैं। एक अच्छा आपको नाम मिलने वाला है। कई ऐसे नाम अगर मीडिया की अगर आपकी देखा जाए तो बहुत नाम इस वक्त चल रहे हैं आपके माध्यम से, मगर जो भी होगा संगठन में डिसाइड डिसाइड करेंगे, बैठकर होगा सब कुछ, तो जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। जी। वैसे तो संजय जोशी जी का आ रहा है, वसुंधरा राजे जी का आ रहा है, लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, इसको देखते हुए हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम महिला का भी हो सकता है। देखिए, ये तो समीकरण अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग हम्म नाम लिए जा रहे हैं। एक्चुअली ये फॉलोअर्स जो होते हैं नेताओं के, ये नाम उनके द्वारा चलता है। और भारतीय हम्म जनता पार्टी में अगर ऐसे पीछे में अगर एक इतिहास देखूं तो जिसका नाम ज्यादा चल रहा होगा तो उसका नाम कभी आता नहीं, आगे फाइनल नहीं हो पाता। तो ये ओहो। आपने देखा होगा प्रवेश वर्मा का भी। तो जो भी रहेगा देखिए, संगठन डिसाइड करेगा, वन मैन शो नहीं है यहाँ पे। आपको मैंने पहले भी कहा, संगठन जिसके हम्म ऊपर अपनी जो है भरोसा दिखाएगा वो आपके सामने आएगा। हम्म ऐसे तो नाम अगर देखा जाए तो मैं अगर गिनाने पे आऊं, जो मैं सुन रहा हूँ मार्केट में, विनोद तावड़े जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो ये जी। अलग अलग नाम तो काफी, मैंने तभी कहा भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है और कार्यकर्ता ऐसे जो जमीनी स्तर पर आज राष्ट्र टीम में पहुंचे हैं, राष्ट्र लेवल पर जो काम कर रहे हैं। तो एक अच्छा नेतृत्व आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। संघ का चिंतन चल रहा है, आप शायद देख रहे होंगे पिछले एक हफ्ते से संघ के कई वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली में बैठे हैं। दो तीन मुद्दे जो है कहीं ऐसे, चाहे वो कोलेजियम सिस्टम के ऊपर है, जो राष्ट्रपति और जो कोर्ट, सुप्रीम हम्म कोर्ट के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ है, बिल्कुल। उसके ऊपर भी कुछ हम्म ना कुछ आने वाला है। तो ये आपको हम्म दर्शकों को जल्दी जो है अच्छी न्यूज मिलने वाली है इसके रिलेटेड भी। और जो जनता चाहती है कि जो करेक्शन जो जुडिशरी में चाहिए उसको, उस पे भी कदम उठाए जा रहे हैं। यूसीसी के ऊपर जो है गहरा चिंतन हो चुका है, उस पर काम शुरू हो चुका है। वक्फ बोर्ड के हम्म बाद जो नेक्स्ट है वो यूसीसी है। इसके ऊपर भी आपको जल्दी एक अपडेट मिलने वाला है। जी। चलिए पवन जी, आज के प्रोग्राम में आप जुड़े, काफी कुछ अपने विचार रखे हमारे इस प्रोग्राम में, आपने वक्त दिया कीमती। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।